तो ये सीरीज की दूसरी वीडियो होगी और मेरा नाम शिवा स्टार्क है। सबसे पहली सवाल है, द जल जीवन मिशन रूरल वाटर सप्लाई वाज एक्सटेंडेड इन द बजट 25-26 अंटिल विच ईयर। तो बोली जा रही है जल जीवन मिशन जो है जिसको बजट 2025-26 में किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो ये जल जीवन मिशन जो थी वो ओरिजिनली 2024 में कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन इसे 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये 2028 तक कंप्लीट हो गया। दूसरी सवाल की ओर चलते हैं। व्हिच वेटरन फोक सिंगर फ्रॉम बिहार वाज पोस्टह्यूमसली कन्फर्ड पद्म विभूषण इन 2025। तो बोली जा रही है बिहार की किस लोक गायिका को 2025 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है मरणोपरांत। तो इसका आंसर हो जाएगी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा जी को जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया। अगली सवाल, एट COP29 in Baku, parties agreed to help channel at least how much climate finance per year to developing countries by 2035। तो बोली जा रही है जो COP29 हुई थी बाकू में, ये ध्यान रखिएगा COP29 जो है वो अजरबैजान में हुई थी, अजरबैजान के बाकू शहर में हुई थी। तो इसमें जो है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो भी विकासशील देश हैं, उसको वित्तीय सहायता देने की सहमति हुई थी। तो कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो $300 बिलियन पर ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष जो है $300 बिलियन दी जाएगी। कब तक के लिए, तो 2035 तक के लिए, ताकि वो लोग क्लाइमेट चेंज से जो भी दुष्प्रभाव झेल रहे हैं उसमें उनकी मदद हो सके। तो क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी, प्रत्येक वर्ष $300 बिलियन की। अगली सवाल की ओर चलते हैं। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 2024 संघाई ऑर्गेनाइजेशन समिट इन अस्थाना। तो बोली जा रही है कि संघाई जो सहयोग संगठन है वो अस्थाना में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो है अस्थाना में हुई थी, SCO अस्थाना। अस्थाना कहाँ है, तो ये कजाकिस्तान में है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भारत का इसमें प्रतिनिधित्व S जयशंकर जी ने किया था। अगली सवाल की ओर चलते हैं। G7 समिट्स अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द इनविटेशन ऑफ इटलीज PM कमिटेड टू एडवांसिंग व्हिच मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो बोली जा रही है कि इटली के प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रण पर भाग लेने के लिए G7 शिखर सम्मेलन में किस प्रमुख बुनियादी ढांचे गलियारे की परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दी गई। तो ये G7 समिट जो है वो रिसेंटली अभी इटली में हुई थी। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शिरकत की गई थी। तो इसमें जो है एक गलियारे की बात की गई है। तो वो कौन सी गलियारे है, वो कौन सी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जिसकी बात की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई थी। तो जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेगी और फिर मिडिल ईस्ट को यूरोप से, यानी बेसिकली इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करेगी मिडिल ईस्ट के थ्रू। तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर होगी वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इंडिया और यूरोप के बीच की ट्रेड रिलेशंस को लेके। अगली सवाल की ओर चलते हैं। वेयर वाज द 21st एशियंस इंडियन समिट हेल्ड इन अक्टूबर 2024। तो बोली जा रही है जो एशियन की समिट हुई थी 2024 में वो कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी वियेंटाइन में जो लाओ PDR में है। और 2025 की आप हमें बताइए कहाँ पे हुई थी। तो 2025 की हुई थी कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर में। अगली सवाल की ओर चलते हैं। व्हिच सिटी होस्टेड द 19th G20 समिट इन 2024 थीम्ड बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। तो बोली जा रही है क्या जो G20 समिट हुई थी 2024 की वो किस शहर में आयोजित की गई थी। तो ये G20 की जो समिट थी वो ब्राज़ील में करी। और G20 की जो अगली समिट होगी 2025 वाली वो कहाँ पे होगी, तो वो होगी साउथ अफ्रीका में, ये ध्यान रखिएगा। अगली सवाल, व्हाट इज भारत जेन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024। तो भारत जेन है क्या, तो भारत जेन जो है एक लैंग्वेज मॉडल है चैट GPT की तरह। जिस प्रकार चैट GPT है उसी प्रकार एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो AI पे काम करती है। तो ध्यान रखिएगा भारत जेन क्या है, तो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है चैट GPT की तरह। अगली सवाल, हु वाज नेम्ड ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो बोली जा रही है ICC मेंस क्रिकेटर किसे चुना गया है, तो वो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। एक दो फैक्ट और ध्यान रख सकते हैं। ICC जो ODI की बात की जाए
तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जो है वो अजमतुल्ला उमर जाई जो कि एक अफगानिस्तानी क्रिकेटर है, उन्हें दी गई थी। और आईसीसी टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को दी गई। और आईसीसी T20 की बात की जाए तो अर्शदीप सिंह को दी गई। तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, टेस्ट में जसप्रीत बुमराह और ओडीआई में अजमतुल्ला उमरजाई को दी गई। तो अगली सवाल है, वाज नेम्ड आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो वुमेन्स में किसे चुनी गई, तो वुमेन्स में चुनी गई है एमेलिया कर को। वुमेन्स में चुनी गई है एमेलिया कर। अगली सवाल की ओर चलते, COP29 कहाँ पे हुई थी, तो COP29 अभी बात किए थे अजरबैजान में हुई थी। इन विच कंट्री 13th साउथ एशियन गेम्स हेल्ड, तो बोली जा रही है कि 13वीं जो साउथ एशियन गेम्स है वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, 13वीं दक्षिण एशियाई खेल, तो ये नेपाल में हुई थी। विच कंट्री वॉज अनाउंस्ड टुवर्ड G20 समिट इन 2025, तो इसकी बात अभी हम लोग किए थे। G20 समिट जो 2025 की होगी वो कहाँ पे होगी, साउथ अफ्रीका में। What was the India's foreign exchange reserve as a late of September 2024, तो बोली जा रही है इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितनी थी सितंबर 2024 में, तो ये लगभग 704 बिलियन डॉलर की थी, जो अभी तक की सबसे हाईएस्ट थी। अभी फिलहाल बात की जाए अगस्त 2025 की, तो लगभग 690 बिलियन डॉलर, 690 बिलियन डॉलर के करीब है। और इंडिया जो है फॉरेक्स के मामले में 4th नंबर पे आती है। तो 3 है, एक है चाइना, जापान और एक हो जाएंगे स्विट्जरलैंड। चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत का 4था नंबर आती है फॉरेक्स रिजर्व में। तो ध्यान रखिएगा फॉरेक्स के मामले में भारत का नंबर रैंकिंग जो है वो 4th नंबर पे, और प्रेजेंट रिजर्व लगभग 690 बिलियन डॉलर के आसपास है, यानी आप 700 बिलियन डॉलर के आसपास बोल सकते हैं। अगली सवाल है, विच सिटी विल होस्ट COP30, COP30 को कौन होस्ट करेगा, तो COP30 जो होगी वो बेलेम ब्राज़ील में होगी। अभी हम लोग बात किए थे COP29 की, तो COP29 जो हुई थी वो बाकू में हुई थी। ये COP जो है वो क्लाइमेट चेंज से लेके हैं, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये जो हुई थी COP29 ये हुई थी बाकू में 29, और 30 जो होगी वो होगी बेलेम ब्राज़ील में। इन अगस्त 24 हु बिकेम ओनली द 6th कंट्री टू एवर विन द थॉमस कप्स, तो बोली जा रही है क्या कि वो छठी कंट्री कौन है, यानी वो छठा देश कौन सा है जो 2024 में थॉमस कप जीता था। यानी अभी तक जो थॉमस कप जीतने वाला कुल मिला के 5 देश था, 2024 में छठा देश है, तो छठा देश कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगी इंडिया। भारत के अलावा जो थे 5 देश इसको जीत चुके थे, वो कौन कौन से थे, एक हो जाएगा चाइना, एक जापान ने जीती थी, एक डेनमार्क ने जीती थी, ये देख सकते हैं डेनमार्क ऑप्शन हो जाएगी, एक हो जाएगी मलेशिया और एक हो जाएगा इंडोनेशिया। ये कुल मिला के 5 देश थे जिन्होंने पहले जीत रखी थी थॉमस कप। थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है, तो बैडमिंटन के एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की टूर्नामेंट है। बैडमिंटन मेन की जो है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट होती है। अगली सवाल, व्हिच पेस्टिसाइड ऑलरेडी बेन्ड इन मेनी कंट्री डिड इंडिया अपोज इंक्लूडिंग द स्टॉकहोम कन्वेंशन ड्यूरिंग 2024-25, कौन सी कीटनाशक है जो कई देशों में पहले से ही प्रतिबंधित है स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत, लेकिन भारत जो है उस पर आपत्ति जाहिर कर रही है, तो ये हो जाएगी क्लोरपाइरिफॉस। ये जो कीटनाशक है क्लोरपाइरिफॉस जो है ये हेल्थ सेक्टर में यूज होती है, तो भारत जो है इसको अपोज कर रहा है कि इस पे प्रतिबंध न लगाई जाए स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो पीओपी से रिलेटेड है, यानी कुछ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जो हमेशा हमारे इन्वायरमेंट में रह जाते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट को बैन कर दिया जाता है। उसी में से एक क्लोरपाइरिफॉस है जिसको बहुत सारे देशों ने प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन भारत चाहता है कि वो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत न आए और वो पूरी तरीके से बैन न हो, क्योंकि ये भारत में यूज होती है हेल्थ सेक्टर में। अगली सवाल है, विच रिवर्स बैराज डिस्चार्ज लेड टू द वर्स्ट फ्लड इन बिहार इन 50 ईयर्स,
तो बोली जा रही है कि बिहार में जो है 50 वर्ष की सबसे भयंकर बाढ़ किस नदी के बांध के पानी छोड़ने के कारण आई। तो ये हो जाएगी कोसी। आपको पता ही होना चाहिए कोसी ही भारत में बिहार की शोक कही जाती है। तो कोसी नदी की पानी जो है वो 50 वर्षों की जो सबसे भयंकर बाढ़ थी वो लाने में, सॉरी, जो नेपाल में एक वीरपुर बैरेज थी उससे खोल देने के कारण जो थी बिहार में 50 वर्ष की जो सबसे भयंकर बाढ़ थी वो आई। और ये किस नदी पे थी बनी हुई, तो कोसी नदी पे। तो वीरपुर बैरेज जो थी वो कोसी नदी पे बनी हुई थी और इसी बैरेज को खोलने के कारण जो बिहार में बाढ़ आई। अगली सवाल है हॉर्नबिल फेस्टिवल व्हिच ड्रॉ ओवर 1.73 लाख अटेंडी इन 2024 इज हेल्ड इन व्हिच इंडियन स्टेट। तो बोली जा रही है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो किस राज्य में आयोजित की जाती है जिसमें बहुत सारे दर्शक आए हुए थे। तो ये हॉर्नबिल, ध्यान रखिएगा, नागालैंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। Which major changes will be introduced in India's upcoming census 2027। तो अगली जो जनगणना होगी वो 2027 में होगी। तो इसमें कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है पहली बार लाया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएगी कास्ट इन्यूमरेशन फॉर ऑल सिटीजन, यानी अब जितने भी सिटीजन है उन्हें अब बताना पड़ेगा वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। पहले सिर्फ SC ST ही पूछी जाती थी। यदि कोई व्यक्ति SC ST में बिलोंग करता था तो उसे इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब जो आपको बताना पड़ेगा आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं और उसमें से किस में से हैं, जनरल में है या OBC में। इसी प्रकार से अब आपको कास्ट भी बताना पड़ेगा, यानी जातीय जनगणना भी इस बार के सेंसस में इंक्लूड की गई है। अगली सवाल हो जाएगा विच इंडियन टेरिटरी बिकम द फर्स्ट टू फुल्ली इम्प्लीमेंट द न्यू भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2024। तो बोली जा रही है क्या कौन सा जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम को पूरी तरीके से लागू कर दिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो था वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जो इन सारे नए नए कानूनों को लागू करने में सफल रहा। अगली सवाल है ऑन व्हाट डेट द न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता केम इनटू फोर्स। तो बोली जा रही है क्या कि भारतीय न्याय संहिता आदि जो है किस तारीख से प्रभावी हुई थे, कब से इन्हें उसे लागू कर दिया गया था। तो ये लागू कर दिया गया था 1 जुलाई 2024। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट होगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियाज AI मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन मार्च 2024। तो बोली जा रही है क्या कि भारत सरकार के द्वारा जो इंडिया AI मिशन लॉन्च की गई है उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य ये होगा कि भारत केंद्रित चुनौतियों के लिए समावेशी AI इकोसिस्टम तैयार करना, यानी जो भी एक AI इकोसिस्टम है उसको तैयार करना। यानी भारत AI में सशक्त होना चाहता है, मजबूत होना चाहता है, ताकि जितने भी चैलेंजेस AI से रिलेटेड भारत को फेस करनी पड़े उसके लिए भारत सक्षम हो सके। यानी AI से जितने भी अटैक्स हो सके किसी दूसरे कंट्री के द्वारा, सब कुछ चाइना के द्वारा, तो भारत उसको विफल करने में सक्षम हो सके, इसलिए AI मिशन की शुरुआत की गई थी। अगली सवाल है व्हाट इज द एम ऑफ मिस्टी स्कीम लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो बोली जा रही है कि मिस्टी योजना जो थी उसका उद्देश्य क्या है जिसे पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर लॉन्च की गई थी। तो मिस्टी जो है बेसिकली मैनग्रोव के लिए है। तो जो भी मैनग्रोव वन है उसका संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए। मैनग्रोव जो है, जो भी मैनग्रोव वेजिटेशन है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए मिस्टी योजना लाई गई थी। In the MSPs for Kharif 2025-26, which crops MSP was increased by 820 over the previous year, the highest such hikes। तो बोली जा रही है क्या कि खरीफ में जो है MSP जो है पिछले साल की तुलना में किस फसल में MSP सबसे अधिक 820 रुपये की वृद्धि की गई थी। यानी पिछले साल की तुलना में जो है इस साल जो है सबसे ज़्यादा MSP जो है किस फसल में दी गई थी, तो हो जाएगी नाइगर सीड। नाइगर सीड में जो है सबसे ज़्यादा MSP दी गई, यानी 820 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अगली सवाल व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन फर्टिलाइजर इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोली जा रही है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना जो शुरुआत की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देश भर में जितने भी उर्वरक है, जितने भी फर्टिलाइजर है, उसको एक ही ब्रांड के तहत और एक ही लोगों के तहत बेचा जा सके। यानी अब एक ही ब्रांड की फर्टिलाइजर जो होगी वो पूरे देश भर में बिकेगी, ताकि जो भी किसान है उनको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन अच्छा ब्रांड है कौन ख़राब ब्रांड है, प्राइस से भी उन्हें कोई ज़्यादा तकलीफ ना होगी। एक ही ब्रांड की एक ही लोगों के तहत बेची जाएगी वो, और वो कौन सा ब्रांड होगी, तो वो होगी भारत ब्रांड। तो भारत ब्रांड के ही तहत जो होगी पूरे देश भर में एक ही फर्टिलाइज़र बेची जाएगी।
अगली सवाल, इंडिया होस्टेड द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन 17 अगस्त 2020, व्हाट वाज इट्स थीम। तो बोली जा रही है क्या कि भारत जो है ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है उसको होस्ट किया था, तो उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम हो जाएगी इम्पावरिंग ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी ग्लोबल साउथ जो है, जो भी ग्लोबल साउथ मतलब हो जाएगी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितने भी डेवलपिंग नेशन है उन्हें हम लोग ग्लोबल साउथ के अंतर्गत मानते हैं। तो उन सभी को इम्पावर करना ताकि एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाया जा सके। अगली सवाल है, अंडर द एक पेड़ माँ के नाम ट्री प्लांटिंग कैंपेन व्हाट इज द टारगेट नंबर्स ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड बाय मार्च 2025। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण जो भी अभियान थी उसके तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो 140 करोड़ पेड़, यानी जितनी हमारी आबादी है। व्हाट इज द प्राण पोर्टल लॉन्च्ड अंडर नेशनल क्लीन एयर्स प्रोग्राम। तो बोली जा रही है कि राष्ट्रीय क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल। प्राण पोर्टल क्या है, तो प्राण पोर्टल जो है ना बेसिकली आपको रियल टाइम जो है एयर क्वालिटी बताएगी, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी आपको वास्तविक समय में बताएगी कि आपके आसपास की जो एयर है उसकी गुणवत्ता क्या है, कितनी है, उसमें पॉल्यूशन की लेवल कितनी है। इंडिया की जीडीपी कितनी रही है 2024-25 में, तो भारत की जीडीपी जो थी वो 6.5 रही है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी वो 6.5 रही है। व्हाट वाज द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इन मार्च इन मई 2025। तो इन्फ्लेशन रेट कितनी रही, यानी मुद्रास्फीति दर जो थी वो कितनी रही है, तो वो 2.82 रही है। तो ये आपको कुछ आइडिया रखनी है कि इन्फ्लेशन जो है अभी के आसपास के समय में कितनी है, तो आप ध्यान रख सकते हैं 3 के आसपास अभी हमारी इन्फ्लेशन रेट चल रही है। Under the one district one product initiative, approximately how many unique product have been identified across India। तो बोली जा रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत जो है पूरे भारत भर में कितनी अद्वितीय उत्पादों की पहचान की है, मतलब कितने यूनिक प्रोडक्ट अभी तक हमें मिल पाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत। तो अभी तक में लगभग 1200 प्रोडक्ट की खोज की गई है जो यूनिक है। अगली सवाल है, जनजातीय गौरव दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 नवंबर। 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाई जाती है, ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाई जाती है, यानी किस आदिवासी नेता के जयंती पे मनाई जाती है। तो ये बिरसा मुंडा जी के जयंती पे मनाई जाती है जनजातीय गौरव दिवस। अगली सवाल है, द पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी अप टू हाउ मेनी यूनिट पर मंथ। तो बोली जा रही है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आपको प्रति माह जो है कितनी यूनिट की मुफ्त बिजली देती है, तो ये 300 यूनिट की मुफ्त बिजली देती है। तो इस स्कीम के तहत जो है 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली आपको दी जाती है। हाउ मेनी हाउस होल्ड आर बेनिफिट फ्रॉम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो बोली जा रही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घर जो है इससे बेनिफिट हुए थे, यानी लाभान्वित हुए थे। तो लगभग 1 करोड़ घर जो है इससे लाभान्वित हुए थे। अगली सवाल, व्हाट वाज द टोटल सेंट्रल आउटले फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल पैकेज टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन इन बिहार। तो बोली जा रही है कि बिहार में जो मत्स्य उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए जो है प्रधानमंत्री विशेष पैकेज का कुल कितना केंद्रीय आवंटन किया था, यानी मत्स्य को बढ़ाने के लिए, मत्स्य उत्पादन को बिहार में बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज की अनाउंसमेंट की थी। वो कितने की थी, तो वो लगभग 280 करोड़ के आसपास की थी, 279.55 करोड़ के वो पैकेज थी। अगली सवाल, बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज डिड बिहार फिश प्रोडक्शन ग्रो फ्रॉम 2014-15 टू 23-24। तो बोली जा रही है कि ये जो आसपास के 9 साल हैं 2014 से लेके 2023 तक के बीच में बिहार का जो मत्स्य उत्पादन था वो लगभग कितने प्रतिशत बढ़ा था, तो ये लगभग जो थी 82% बढ़ी हुई। आफ्टर द एडिशन ऑफ न्यू रिजर्व्स इन 2024-25 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो बोली जा रही है कुछ नए रिजर्व जो है 2024 में जुड़े हुए थे, इसके कारण जो है अब नए बाघ आरक्षितों की कितनी संख्या होगी, यानी टोटल टाइगर रिजर्व जो है वो कितनी हो चुकी है। तो इस ऑप्शन के अनुसार 57 हो जाएगी, लेकिन एक और ध्यान रखिएगा अभी जो है 58 एक और टाइगर रिजर्व जो है वो जुड़ चुकी है। उस टाइगर रिजर्व का नाम है माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है, तो ये एमपी में।
तो इस सवाल के अनुसार से 57 है, लेकिन नए यदि 25 का डेटा देखें तो 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, और नया टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व जो एमपी में है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन 2024 वेर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड व्हिच प्रोडक्ट। तो बोली जा रही है विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी नियम के तहत किन उत्पादों को शामिल करने के लिए बढ़ाई गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या कि प्रोड्यूसर जो है यानी जो उत्पादक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो अपना सामान बनाए और सामान बेच दे, उसकी जिम्मेदारी, उसकी एक्सटेंडेड जिम्मेदारी यानी विस्तारित जिम्मेदारी होगी कि वो जिस प्रोडक्ट को बनाया उस प्रोडक्ट को यदि कस्टमर यूज़ कर लेता है तो उस प्रोडक्ट को वो फिर से वापस अपने फैक्ट्री में लेके आए। जैसे इसके एग्जांपल में हो जाएगी प्लास्टिक वेस्ट, जैसे कोको कोला की कंपनी है, यदि वो कोको कोला बेच रही है तो उसकी जो प्लास्टिक की बोतल होगी ये उसी प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होगी कि उस प्लास्टिक बोतल को फिर से वापस अपने फैक्ट्री में लेके आए। ई वेस्ट होगी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे फ़ोन के जो भी वेस्ट हो गए, लैपटॉप के वेस्ट हो गए, टीवी के वेस्ट हो गए, टायर हो गए और कुछ ऑयल्स हो गए। तो इन सारे प्रोड्यूसर की एक जिम्मेदारी होगी कि इन सारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जब उन्हें पूरा कचरा बना के जब फेंका जाता है तो फिर से उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे को कलेक्ट करवा के अपने फैक्ट्री में आके रिसाइकल करें उन सारे को, या फिर डिस्ट्रॉय करें। अगली सवाल है पीएम स्वनिधि स्कीम जो थी वो किसे बेनिफिट करती है। पीएम स्वनिधि योजना जो है वो किस समूह को लाभ देती है। तो ये स्ट्रीट वेंडर के लिए, यानी जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनके लिए, ताकि वो लोन ले सके। तो ये कोविड के बाद की योजना है जिसके तहत उन्हें लोन दी जाती है ताकि वो अपना रोजगार को फिर से शुरुआत कर सकें, फिर से रीस्टार्ट कर सकें। पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है। तो पीएम विश्वकर्मा जो है वो ट्रेडिशनल वर्कर्स के लिए है, यानी जो पारंपरिक वर्कर्स हैं, जो पारंपरिक कारीगर है, मजदूर है, उनके लिए है। और ऐसे पारंपरिक जो वर्कर्स है उनके ग्रुप को 18 चुना गया, यानी ऐसे ऐसे काम जो है 18 काम चुने गए हैं जिन्हें पीएम विश्वकर्मा के तहत इंक्लूड किया गया, जिन्हें टूल किट दी जाती है यानी सामान दी जाती है, और साथ ही साथ क्रेडिट सपोर्ट यानी लोन भी दी जाती है ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेडिशनल है यानी जो पारंपरिक है, जो पुराने हो गए, जैसे बढ़ई हो गए हैं, जो कुम्हार हो गए, इसी प्रकार से कुल मिला के 18 व्यवसाय को चुना गया पीएम विश्वकर्मा के तहत। पीएम प्रणाम इंसेंटिवाइज स्टेट टू रिड्यूस व्हिच आउटपुट। तो बोली जा रही है पीएम प्रणाम जो है वो स्कीम चलाई गई है और इस स्कीम के तहत राज्यों को जो है ना किस इनपुट पे कमी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी केंद्र सरकार चाहता है कि राज्य सरकार जो है किसी इनपुट को जो है कम करे, वो कौन सा इनपुट होगी, तो हो जाएगी फर्टिलाइजर। यानी पीएम प्रणाम स्कीम के तहत केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार जो है इस इनपुट को यानी जो एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है, कृषि में कौन सी इनपुट यूज़ की जा रही है, तो फर्टिलाइजर। तो इस फर्टिलाइजर जो है उसमें कमी लाए, यानी फर्टिलाइजर का कम से कम प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग पे विश्वास रखें। तो केमिकल फर्टिलाइजर की कमी के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे सवाल हो जाएगा व्हिच पोर्टल ट्रैक्स रियल टाइम अवेलेबिलिटी प्राइस ऑफ की एग्रीकल्चरल कमोडिटी फॉर मार्केट ट्रांसपेरेंसी। तो बोली जा रही है कौन सी ऐसी पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं की उपलब्धता और दाम का वास्तविक समय ट्रैकिंग करके पारदर्शिता बढ़ाता है। तो ये हो जाएगी ई नेम पोर्टल। ये ध्यान रखिएगा, ई नेम पोर्टल जो है एक ऐसी पोर्टल है जहाँ पे देश भर की जितने भी मंडीज हैं उन सभी को एक जगह लिस्ट की गई है और यहाँ पे आप जाके सभी मंडीज का दाम आप देख सकते हैं, सभी फसलों का जो है दाम देख सकते हैं और यहाँ पे आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, यानी अपने फसलों को खरीद बेच सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस मंडी में कितनी भाव चली है। जैसे गेहूं है तो गेहूं का मूल्य जो है किस मंडी पे कितनी है, और इस मंडी पे आप जाके अपने फसलों को खरीद बेच भी सकते हैं। सारे मंडियों को एक जगह पे लाने का काम कौन सा पोर्टल करती है, तो ई नेम पोर्टल करती है। व्हिच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द लखपति दीदी इनिशिएटिव थ्रू SHG। तो लखपति दीदी जो है उसकी पहल जो है किस मंत्रालय द्वारा की गई है, तो ये हो जाएगी रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसी के तहत जो है लखपति दीदी योजना का शुरुआत की गई थी। पीएम गति शक्ति जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, वो किसके लिए है, तो ये एक नेशनल मास्टर प्लान है ताकि इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। तो मतलब पीएम गति शक्ति योजना जो है एक ऐसी स्कीम है जिससे ये
एक विजन लिया गया है, ये एक सोच रखी है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके, ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी, समय भी कम लगेगी और हमारी लॉजिस्टिक बर्डन भी कम होगी। जैसे पोर्ट को जो है वो रोड से जोड़ दिया गया है, रोड को एयरपोर्ट से जोड़ दिया गया है, एयरपोर्ट को रेलवे से जोड़ दिया गया, यानी हमारी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जोड़ने का जो काम करती है वो उसे ही पीएम गति शक्ति बोली जाती है। तो पीएम गति शक्ति किस लिए? तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने का एक मास्टर प्लान है। अगले सवाल, व्हिच मिशन सपोर्ट्स रूफटॉप सोलर्स इन अर्बन होम्स विद डायरेक्ट सब्सिडी एंड डिस्कॉम फैसिलिटी। तो कौन सा मिशन जो है शहरी घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष सब्सिडी और डिस्कॉम सुविधा प्रदान करता है? तो आपको पता ही होना चाहिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है ये आपको प्रत्यक्ष सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी देती है यदि आप छत पे रूफटॉप सोलर लगवाते हैं तो। व्हिच पोर्टल से स्ट्रीमलाइंस ग्रीन क्लियरेंस ऑनलाइन। तो बोली जा रही है कौन सा पोर्टल जो है पर्यावरण, वन, वन्य जीव, सीआरआर जैसे ग्रीन क्लियरेंस को ऑनलाइन सरल बनाते। तो इसका आंसर हो जाएगी परिवेश। तो परिवेश पोर्टल है जहाँ पे ग्रीन क्लियरेंस दी जाती है। ग्रीन क्लियरेंस का मतलब होता है कि कहीं पे ऐसी इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं, जैसे कोई पर्यावरण है, कोई वन है, कोई वन्य जीव है, कोई सीआरजेड है, तो यदि इन जगहों पे यदि आप कुछ भी चीज़ सेटअप करना चाहते हैं, जैसे डैम बनाना चाहते हैं वहाँ पे, या फिर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्लियरेंस लेनी पड़ती है, ग्रीन क्लियरेंस, यानी आपको एक अनुमति दी जाती है कि आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसी ग्रीन क्लियरेंस को जो है ऑनलाइन करने के लिए जो पोर्टल बनाई गई है वो है परिवेश पोर्टल। इस पोर्टल पे जाके आप लॉगिन वॉगिन करके सारा डिटेल मेंशन कर सकते हैं और वहीं से जो भी आपको इजाज़त दी जाएगी। व्हिच इंडेक्स मेजर्स ईज ऑफ लिविंग यूजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ मैट्रिक्स। तो कौन सा सूचकांक जो है शहरों में जीवन गुणवत्ता के मानकों से ईज ऑफ लिविंग मापता है? तो ये हो जाएगी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के ही तहत जो है जीवन गुणवत्ता मापी जाती है। व्हिच इनिशिएटिव इज सेंट्रल टू रिड्यूसिंग स्टंटिंग एंड एनीमिया एमोंग चिल्ड्रंस एंड वुमेन। तो बोली जा रही है कि बच्चे और महिलाओं में ठिगनापन जो है और एनीमिया जो है उसको कम करने के लिए कौन सी पहल प्रमुख है? स्टंटिंग का मतलब हो जाएगी, ठिगनापन का मतलब हो जाती है कि आपकी हाइट जो है वो हाइट कम रह गई है आपके एज के हिसाब से, यानी आपकी एज तो ज़्यादा होगी लेकिन उसके हिसाब से हाइट नहीं हो पाई। एनीमिया तो आयरन की कमी से होती है। तो स्टंटिंग और एनीमिया जो है इसको कम करने के लिए कौन सी पहल प्रमुख है? तो ये हो जाएगी पोषण अभियान। जो पोषण अभियान जो है सक्षम आंगनबाड़ी, इसी के तहत जो है एनीमिया और स्टंटिंग को कम करने के लिए पहल की गई है। व्हिच वैक्सीनेटिंग इनिशिएटिव टारगेट्स जीरो डोज एंड ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस थ्रू डोर टू डोर राउंड। तो बोली जा रही है कौन सी टीकाकरण पहल जो है शून्य डोज ड्रॉप आउट बच्चों को घर घर पहुंचकर लक्षित करती है? यानी यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसे टीकाकरण नहीं मिल पाती है, लेकिन अब एक ऐसी पहल शुरू की गई है जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, यानी वो स्कूल नहीं जा रहे तो उनको घर तक पहुंच के जो है टीकाकरण करती है। तो ये हो जाएगी मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है बच्चों को घर घर जाके टीकाकरण दी जा रही है। अंडर पीएम पोषण व्हिच इज करेक्ट। तो बोली जा रही है पीएम पोषण के तहत क्या सही है? तो पीएम पोषण के तहत जो है ना बच्चों को मिड डे मील दी जाती है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, यानी गवर्नमेंट उसको फंड कर रही होती है। तो पीएम पोषण मिड डे मील के लिए। व्हिच प्रोग्राम्स प्रमोट जन आंदोलन फॉर टीबी एलिमिनेशन विथ निक्षय पोर्टल। तो बोली जा रही है कि क्षय उन्मूलन के लिए, टीबी एलिमिनेशन के लिए जो है कौन सा कार्यक्रम है? तो ये हो जाएगी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है ना वो क्षय उन्मूलन के लिए काम करती है। और किस पोर्टल के माध्यम से? तो ध्यान रखेंगे निक्षय पोर्टल। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि निक्षय पोर्टल किससे संबंधित है? तो निक्षय पोर्टल जो है वो टीबी एलिमिनेशन से संबंधित है। तो ये आखिरी सवाल थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।